नमस्कार। ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो का है और उसका लिंक यहाँ ऊपर आपको इस आई बटन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो एक महिषासुर के एक उसके बारे में बता रहे हैं कि त्योहार, वो कह रहे हैं कि जो त्योहार आपकी ग्रंथों में नहीं है उस त्योहार का कोई मतलब नहीं है। वो एक वीकेंड पार्टी से ज़्यादा नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ऐसे त्योहार नहीं होने चाहिए जिसमें कि चलो हमारा तो मज़ा है लेकिन प्रकृति खराब होती है या दूसरे जीव जानवर काट के खाए जाते हैं तो उन्हें दुख कष्ट होता है। उनकी बातें तो चलो ये सही है, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार पे भी अगर प्रकृति खराब होगी तो अल्टीमेटली उसका जो दुख दर्द है वो किसको भोगना होगा? चेतन को ही भोगना होगा। जो सजीव जगत है उसमें मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, है ना। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग सब पेड़ों को काटे जा रहे हैं और इससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और प्रोडक्शन कुछ इस तरह से कर रखा है कि जिसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इससे एक जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है धरती के ऊपर, जो जीवों को रहने के लिए ज़रूरी है, वो बिगड़ता जा रहा है। और उसमें चलो जब तक आदमी इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करे तो आदमी तो कहीं और जाके बस जाता है, लेकिन पशुओं के लिए मुश्किल होता है। वो कहीं बहुत लंबी दूरी में ट्रांसजेंट नहीं कर पाते और उनको मालूम भी नहीं चलता कि ऐसे हो रहा है। वो बेचारे जहाँ रहते हैं वहीं ठीक ठाक रह रहे हैं तो रह रहे हैं, और मर गए तो मर गए। जैसे सूखा पड़ गया या जंगल में आग लग गई तो मर जाते हैं वो, या कोई बीमारी फैल गई या कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होने से, पोल्यूशन ज़्यादा होने से कोई बीमारी हो गई, कुछ अस्थमा हो गया उनको, तो उनको नहीं पता चलता कि चलो यहाँ से हट के कहीं और चलो, वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिन जिंदा रह जाएंगे। तो वो कि ये कह रहे हैं कि महिषासुर जो त्योहार है वो यही हमें सीख देता है, समझ देता है कि भाई प्रकृति को भोग की वस्तु ना समझो। ये थोड़ा सा गलत है, और ये इसलिए गलत है कि ये आदमी को समझ नहीं पा रहे हैं कि चेतन जो है वो, उसका मूल उद्देश्य क्या है। चेतन का मूल उद्देश्य सुखी होना है, और सुखी होने में एक प्रकार भोग भी है ना। तीन प्रकार है सुखी होने के: ज्ञान, कर्म और भोग। माने वो कुछ जान के सुखी होता है, बल्कि सबसे पहले तो भोग से ही शुरू होता है। ये ज्ञान कर्म भोग ना बोल के इसको बोलना चाहिए भोग, ज्ञान और कर्म, अगर इसको सीरीज में देखेंगे। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे भोग ही चाहिए होते हैं। 5 साल तक वो भोग और भोग के चक्कर में रहता है। माने खेलता है, खाता है, खाता पीता है, खेलता है और सोता है। 5 साल तक निपट एंजॉय उसका काम होता है। 5 साल के बाद में कुछ ज्ञान वाली बात शुरू होती है कि भाई उसे कुछ पढ़ाया सिखाया समझाया जाता है। तो भोग के बाद में क्या आ गया? ज्ञान आ गया। तो 20-25 साल की उम्र तक वो ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके बाद में फिर उस हिसाब से किसी कर्म में वो जाता है। तो भोग, ज्ञान और कर्म, तो तीन प्रकार से वो सुखों को प्राप्त कर सकता है। भोग में तो आपने देख ही लिया कि वस्तुओं का भोग, किसी सर्विस का भोग या किसी संबंध का भोग, ये सब भोगों में आ जाता है। कि माँ माँ बाप और बच्चे एक दूसरे को भोगते हैं, संबंध का जो भोग है पति पत्नी एक दूसरे को भोगते हैं, संबंध का भोग है। अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को भोगते हैं, संबंध का भोग है। या नाती रिश्तेदार और दूसरे जो हैं वो सब संबंधों का भोग भोगते हैं। तो एक संबंधों का भोग होता है, एक वस्तुओं का भोग होता है। आप खाना खाते हैं, हम्म, शुद्ध हवा लेते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, या इनसे बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं, खाने पीने की, कपड़े, एसी, घर, इस सब का भोग करते हैं आप, कंज्यूम करते हैं इन्हें। फिर ज्ञान का एंजॉय करते हैं। कोई ना कोई आदमी चीज़ों को जानना चाहता है कि भाई क्या है, कैसे होता है? कोई ना कोई ज्ञान में कोई ना कोई लेवल तक वो उसका इंटरेस्ट होता है। तो
वो ज्ञान का सुख होता है। अगर वो जानता चला जाता है तो उसे अच्छा लगता है, मजा आता है। जैसे भोग का मजा आता है वैसे ही ज्ञान का मजा आता है। और जब एक लेवल तक चीजों को जान जाता है तो फिर उससे उससे कर्म उदय होता है। फिर उन चीजों को वो करना भी चाहता है जिन चीजों को जाना। तो फिर कर्म का सुख उदय होता है। तो भोग, ज्ञान और कर्म, तीन प्रकार से आदमी सुखी होता है। तो अब अगर वो भोग को हटा देगा जीवन से तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं ना उसके जीवन में, बेचारा स्टार्टिंग ही खत्म हो जाएगी, है ना। फिर तो ना घर बनाएगा, क्योंकि फिर तो पेड़ों के नीचे रहेगा जैसे जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। अगर आप खाने पीने इत्यादि को एकदम जरूरी चीज भी समझ लो, जैसे क्योंकि उसके बिना तो आप जिंदे नहीं रह सकते, उसके अलावा तो बाकी तो फिर कोई चीज की जरूरत नहीं है आपको। फिर तो किसी शिक्षा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिर ज्ञान का क्या करोगे, फिर कर्म भी नहीं उदय होगा। फिर तो आप अकर्म में जियोगे, माने बिना कर्म के। जैसे कभी जंगली व्यवस्था रही होगी तब लोग जीते होंगे, या आज भी आप कहीं आदिवासी किसी गहरे से इलाके में चले जाओ तो वहां अभी भी कुछ लोग आपको एकदम बिना भोग और बिना ज्ञान और बिना कर्म के मिल जाएंगे। बस वो इतना खाते होंगे कि जिंदा रह जाते हैं, और शायद झोंपड़ी वोंपड़ी भी नहीं बनाते होंगे कई लोग, तो ऐसे ही रहते होंगे जंगल में, यही किसी गुफा में घुस गए, कोई मिल गई तो, नहीं तो पड़े हैं पेड़ के नीचे बुद्धा की तरह। हम्म। फिर ज्ञान की तो जरूरत क्या है, जब कोई भोग ही नहीं करना है। जैसे जानवर है, उन्हें उन्हें किस ज्ञान की जरूरत है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं पैदा होता, क्योंकि सारा कर्म तो ज्ञान से ही निकलता है। तो जानवर जैसा आदमी को जीने के लिए बोल रहे हो क्या। और ज्ञान से कर्म ही नहीं निकलता, ज्ञान से जीवन का स्वरूप भी बदलता है। क्योंकि जिन चीजों को वो जानेगा उन्हें करने का प्रयास करेगा, और उनसे नई नई और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज और वस्तुएं निर्मित करेगा, और फिर उनका उपभोग करेगा। जैसे एसी, पंखा, कूलर, घर, स्टेडियम, हॉस्पिटल, पिकनिक, ट्रांसपोर्ट। आप समझ रहे हो। अगर आदमी के जीवन में ये सारा, जैसे ये भोग करे, क्योंकि भोग तो यही है, खाने पीने के अलावा अगर निकाल, और खाने पीने में भी कितने सारे प्रोडक्ट हैं, वो तो सारे भोग में ही आएंगे इनके हिसाब से। जैसे मिठाई है, मतलब बाजार में जितने भी प्रकार के हैं प्रोडक्ट, एक सीधा माने पत्ता वत्ता और पानी वानी के अलावा बाकी सब तो भोग में ही आ जाएगा फिर। तो वो भोग नहीं करे फिर आदमी। नहीं, समस्या भोग में नहीं है, ये तो जीवन के उद्देश्य में से एक है कि भोग, ज्ञान और कर्म। मेन बात है कि जो ये संतुलन जिस कारण से खराब होता है उसको ठीक करना। और वो कारण ये नहीं है कि आदमी भोगी प्रवृत्ति का है, ये कारण नहीं है। कारण है कि जिस जो व्यवस्था हमने बना रखी है वो व्यवस्था अपर्याप्त है। उस व्यवस्था के कारण प्रकृति के अंदर जो असंतुलन पैदा हो रहे हैं, उस वजह से। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बहुत सारे लोग पेड़ तो इसलिए काट लेते हैं क्योंकि उससे उनको इनकम होती है, आय होती है। सरकार के व्यवस्था के रोकने पर भी कि भाई पेड़ों को आप बिना सरकार को बताए नहीं काट सकते, इलीगल है, लेकिन लोग काटते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है अपना जीवन चलाने के लिए, जहां से उनको पर्याप्त पैसा मिले, और वो इस तरह की कोई भी इलीगल काम ना करें जो सरकार मना करती है भैया, या व्यवस्था मना करती है, तो काटते हैं वो लोग सब सेटिंग करके ऑफिसर्स वगैरह से। उनकी भी कोई सेटिंग हो जाती है, क्योंकि भैया उसको भी बहुत सारा पैसा चाहिए, उसको भी कोई सैलरी में इतना पैसा नहीं मिलता है, तो वो भी इनके साथ सेट हो जाता है। तो इस तरह से बिना काउंटिंग किए, बिना सरकार की नजर में आए, पेड़ जो है कटते चले जाते हैं। और ऐसा एक आदमी नहीं काट रहा है, इसके ग्रोह के ग्रोह हैं, और एक देश में नहीं, हर देश में है। तो सरकार को पता नहीं चलता भाई कितने पेड़ कट गए। दूसरा कि सरकार फिर इसका इंतजाम नहीं कर पाती कि जितने कट रहे हैं उतने और लगाते चले, क्योंकि सरकार ही काट रही होती तब तो सरकार को पता होता। एक और भी वजह है कि पता होने पर भी, जैसे अभी इतना तो पता चलता ही है कि भाई पेड़ जो हैं हर साल वो इलीगली कट जाते हैं, इतना तो उनको आइडिया है ही है, वो लगा नहीं सकते।
लगा क्यों नहीं सकते? क्योंकि उसके लिए तो बजट चाहिए भाई, उसके लिए बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, वहाँ पे पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि का सब देखभाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए बजट चाहिए। तो बजट है नहीं, व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि उसमें हमेशा ही हर काम के लिए बजट थोड़ा ही पड़ता जाता है, ऐसी खराब व्यवस्था बना रखी है, तो वो कर नहीं पाते। दूसरा, रिसाइकलिंग हो सकती है हर चीज की, लेकिन नहीं करते क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि उसमें रिसाइकलिंग महंगी पड़ जाती है। नया बनाना सस्ता होता है, रिसाइकलिंग महंगी पड़ जाती है। अब जो भी कोई फैक्ट्री वाला रिसाइकलिंग करेगा, उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं उसे, क्योंकि हर आदमी तो सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है। व्यवस्था ऐसी है पैसे वाली, तो बेचारा वो क्यों अपना लॉस करेगा फैक्ट्री वाला? वो अपना नया बना बना के देता रहता है, और इस तरह से बनाता है कि वो 6 महीने साल भर से ज्यादा चीज ना चले। जैसे जिस जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी ऐसी बनाई जा सकती है कि अगले 50 साल ये हिले भी नहीं, मतलब टूटे फूटे ऐसा कुछ नहीं, इस तरह के, इतनी सॉलिड और इस तरह की बनाई जा सकती है। लेकिन नहीं बनाते, क्योंकि फिर उनकी फैक्ट्री को अगले 50 साल तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टूटेगी तब ना। तो सस्ता माल, और उसमें क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन उसमें बहुत ज्यादा होता है, दुरुपयोग होता है संसाधनों का, मानव संसाधन का भी दुरुपयोग होता है, क्योंकि उसे काम ज्यादा करना पड़ता है, और फैक्ट्री वगैरह में उतनी ज्यादा आग जलानी पड़ती है, क्योंकि अब कुर्सी जितनी बार भी प्लास्टिक ढाल के बनाओगे तो उतनी बार आपको आग जलानी होगी। आग जलाओगे तो उसमें कार्बन और उस तरह की गैसेज निकलती हैं सब, तो ये सब हो गई। जो एक कुर्सी 50 साल के लिए आप बना सकते थे एक बार आग जला के, अब वो कुर्सी आपको हर 6 महीने में एक बार बनानी पड़ेगी, या साल में ही समझ लो, तो 50 साल में 50 बार आग जला जला के बनानी पड़ेगी। तो 50 बार मटेरियल खराब होगा, 50 बार उसको बनाने का जो प्रोसेस है, आग है वगैरह है, तो जो हीट फैल रही है, दुनिया में हीट बढ़ रही है, वो भी सब इन्हीं वजहों से बढ़ रही है। दूसरा के ये टूट जाते हैं, इसको फेंक देते हैं, रिसाइकल होता नहीं। नहीं तो रिसाइकल करके जैसे 50 साल बाद ये खराब होगी, तो ये फिर से रिसाइकल में जाएगी, फिर से बन के आ जाएगी। तो ये मैंने उदाहरण के लिए आपको कुछ बातें बताई कि जिससे प्रकृति का संतुलन को रोक सकते हो और प्रकृति को संतुलित अवस्था में रख सकते हो, है ना। दूसरा, दुनिया में ऐसे कई जंगल बना के छोड़ सकते हो, जैसे अमेजोन के जंगल है, 20-30% से ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से पूरी पूरी इस धरती को सप्लाई होती है। तो दुनिया के कोने में, या ऐसे समझो कि जितने पहाड़ हैं उनमें इस प्रकार के पेड़ लगा के एक बार छोड़ सकते हैं, वहां पे लोगों को रखने की जरूरत नहीं। पहाड़ में कोई लोगों का बहुत अच्छा जीवन नहीं होता है ना, और पहाड़ में कोई जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं, पहाड़ में ऐसे 10-10 20-20 घरों के गांव होते हैं। उन सारे लोगों को आप नीचे ले जाके बसा सकते हैं, और यहाँ पे पूरा वनों का ही क्षेत्र रख सकते हैं पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में बारिश भी काफी होती है, और वन यहाँ पे सघन रहेंगे। तो अगर दुनिया में जितने पहाड़ हैं वहां पे आप वन ही वन लगे रहने दो, मुझे नहीं लगता कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी पूरी दुनिया को, है ना। और उनमें जीव जंतु भी घूमते रहेंगे, उनके लिए भी वो घर हो जाएगा, क्योंकि उनका जीवन प्राकृतिक जैसा ही रहता है। तो इस तरह की चीजें होंगी। दूसरी, जनसंख्या जनसंख्या जो कंट्रोल होती है, वो आप देखेंगे कि अभी भी जिन देशों का जीवन स्तर अच्छा है वहां जनसंख्या नहीं नहीं बढ़ती है। तो माने जो दुखद आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो जनसंख्या ज्यादा बढ़ा, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या के बढ़ने में। अगर आप लोगों का जीवन स्तर अच्छा करते हैं तो अपने आप जनसंख्या गिरने लगेगी। दूसरा, और जल्दी गिरानी है तो नियम बना सकते हैं, और उन नियमों का आदमी मान लेगा। अगर आप उसका बदले में जीवन स्तर अच्छा दे रहे हो, तो वो ये बात मान लेगा कि ठीक है भाई, एक संतान पैदा करेंगे, ये बहुत सारे लोग तो एक भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था मैंने लिखी है, संपूर्ण समाधान, जो इस तरह की व्यवस्था है कि ये जितनी आप सारी प्रकृति देख रहे हो, ये एकदम बड़े अच्छे स्तर पर संतुलित रहेगी। ऐसी वो व्यवस्था है बिना पैसे की, कि वहां पे हर चीज मेंटेन रहेगी। प्रकृति के संतुलन के लिए जो चीजें जितनी जिस तरह की हों, वो भी रहेंगी, और आदमी भी पर्याप्त भोगी अवस्था में रहेगा।
आदमी को कोई अपने भोग कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अभी जितने हैं उससे और बढ़ेंगे। और इनके रोने से ये रुकेगा नहीं। कितने सारे लोग हर साल रो रहे हैं कि भाई प्रकृति असंतुलित हो रही है, असंतुलित हो रही है। पर जितने भी अमीर लोग हैं, क्योंकि अभी तो भोग उन्हीं के पास है, क्या उनमें से कोई भी है जो अपने किसी भोग में कमी करता हो? अब ये ना, इनको तो छोड़ो, जो आचार्य प्रशांत जी हैं, क्या इन्होंने कोई कमी कर रखी है अपने भोग में? कोई ऐसी चीज है जो ये, जितनी आर्थिक स्थिति इनकी है उतने में, जितने भोगों को, मतलब उतनी आर्थिक स्थिति का आदमी जो भोग भोगता होगा, ये नहीं भोगते उतने? है ऐसा कुछ? मुझे दिखता नहीं। और कोई ऐसा एक आध आदमी भोग भी ले चलो, आचार्य प्रशांत जी ऐसा दिखाने के लिए कि देखो मैं तो भोगों के बाहर हूं, कम से कम मैं ऐसी चीजों का भोग नहीं करता हूं। एक आदमी से क्या होने वाला है? कोई एक आदमी ऐसी त्याग तपस्या करे भी, क्योंकि ये त्याग तपस्या ही होगी, ये कोई सुखद बात तो है नहीं है। और जीवन का उद्देश्य तो सुखद अवस्था में रहना है, बी कंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल अवस्था में कौन रहना चाहता है? कोई जिसका दिमाग सटका होगा वही खामोखा का आध्यात्मिक टाइप का, जो सो कोल्ड आध्यात्मिक, अध्यात्म वो है भी नहीं सच में, सो कोल्ड आध्यात्मिक टाइप का कि 2 रोटी खानी है, एक वस्त्र पहनना है, गांधी जी जैसा। और भाई इस बात के लिए जिंदगी नहीं है, कोई तीज त्योहार मनाने के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल करो और फिर इस सच्चाई को मानते हुए प्रकृति को संतुलित कैसे किया जा सकता है उस बारे में चिंतन मनन करो, क्योंकि ये तो नहीं रुकने वाला। कोई आदमी आपके कहने से नहीं रुकने वाला। हाँ, प्रकृति का संतुलन जरूर, अगर आप कोई दूसरा तरीका निकालोगे, जैसे कुछ तरीके मैंने आपको बताए, तो वो जरूर काम कर सकते हैं। आदमी को आप नहीं रोक सकते, और कोई रोक भी नहीं पा रहा है। इतनी संगोष्ठियां चल रही हैं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है कि बढ़ती जा रही है। भाई समझो, आदमी के स्वभाव को समझो। वहां आप गलत प्रयास कर रहे हो, है ना? प्रयास कहीं और करना चाहिए, पर उसके लिए आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। पहले समझो व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। ये आदमी, ये चेतन, ये जीव, ये है क्या? ये वो नहीं है जो आज तक के उपनिषद, गीता और वेद और कुरान और ये बताते चले आए। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। उसको समझने के लिए मेरी दूसरी किताब है संपूर्ण जीवन दर्शन, उसको पढ़ो, उसमें समझ में आएगा। ये कुछ और है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। उसके साथ गलत आप प्रयोग कर रहे हो, और वो सब फेल होने वाले प्रयोग हैं, और आज तक फेल हुए हैं। परिणाम से सिद्ध है ये बात। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और किन्हीं को लगा हो कि नहीं मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, और आपके बात, आपके पास ज़्यादा सटीक बात है, तो आप यहाँ वक्ता के तौर पे हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव चर्चा में आमंत्रित हैं। आप बताइएगा, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है वीडियो में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। उस पर आप व्हाट्सएप में मुझे बताएंगे तो मैं आपकी चर्चा का इंतज़ाम कर दूंगा, और ये सब मुफ्त है, फ्री है, और जहाँ आप रहते हैं वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ऑनलाइन है, आपको कहीं आना जाना भी। जी।